हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेजेस ऑफ ईआईए प्रोसेस, दैट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, रैपिड और कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इफ़ यू हैवंट चेक द वीडियोस, प्लीज गो एंड चेक द वीडियोस फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दोज टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टेजेस ऑफ ईआईए प्रोसेस विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन, अगर ईआईए से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सो वो क्वेश्चन आई एम 100% श्योर कि वो एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो जब भी हम ईआईए की बात करते हैं, सो ईआईए की एक प्रोसेस होती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक एक प्रोसेस होती है। और ये यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेज में एक तरीके से मेंशन की गई है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू। सो होता क्या है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें जो प्रोसेस है उसकी हायरार्की आपको दे दी जाएगी, और उसको आपको अरेंज करना है हायरार्किकल एक तरीके से अरेंजमेंट में। मतलब फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी। सो ईआईए की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे होल ऑफ द ईआईए का कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते जाइएगा। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ ईआईए। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आती है, दैट इज ये जो फ्लो चार्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस जो होती है उसको स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट में ये चार्ट जो है एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे फर्स्ट क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि जब हम ईआईए की जो प्रोसेस है उसमें सबसे फर्स्ट क्या हो सकता है? प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन। प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट? जब भी कोई हम नया प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, कोई भी नई एक्टिविटी प्रपोज करते हैं, प्रपोज बेसिकली उसके लिए एक लेआउट तैयार करके मेंशन करना कि हाँ, ये प्रोजेक्ट इस बारे में है, इसे हम यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, और ये इतने लैंड को कवर करेगा, और इसमें इतना इतना जो है पोल्यूशन इससे क्रिएट हो सकता है, और इसमें इतनी कॉस्ट जाएगी। दैट इज प्रपोजल। सो किसी भी नया प्रोजेक्ट को लगाने से पहले, कोई भी नई एक्टिविटी को प्रपोज करने से पहले, ये जो स्टेप है ये किया जाता है प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन का, और ये स्टेप आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट द प्रोजेक्ट इज, प्रोजेक्ट किसके बारे में है, एंड उसके जो भी पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे। सो दैट इज प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड जो स्टेप आता है, प्रपोजल आइडेंटिफाई हो गया है, प्रपोजल के बारे में हमें लेआउट पता चल गया, क्या प्रोजेक्ट है, क्यों है, किसके बारे में, कितना इम्पैक्ट होगा, दैट इज ओके। देन उसके बाद होती है स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग इज व्हाट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, स्क्रीन इन स्क्रीन आउट, है ना। स्क्रीनिंग इज समथिंग कि हम उसमें चेक करते हैं कि इसको एआईए की ज़रूरत है या नहीं है, दैट इज। सो इस स्टेज में, स्क्रीनिंग स्टेज में क्या होता है कि जब हमने प्रपोजल को रिव्यू किया, जब हमने पढ़ा, तो उसके बाद इस स्टेज में हम करते हैं कि इट इज़ डिसाइडेड वेदर द प्रोजेक्ट नीड अ फुल ईआईए और नॉट, कि प्रोजेक्ट को ईआईए की ज़रूरत है या ईआईए की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट है वो छोटे लेवल का प्रोजेक्ट हो, उसके ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो। तो अगर हम ईसी और ईआईए की प्रोसेस करते हैं तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कॉस्ट भी जाएगी। सो हम उस केस में एआईए नहीं करते हैं। सो ये डिसाइड करने के लिए वेदर दिस थिंग नीड फुल एआईए और नॉट, तो कुछ प्रोजेक्ट जो है मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालते हैं, और तो किसी को डिटेल्ड असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। सो स्क्रीनिंग में स्क्रीन इन स्क्रीन आउट, तो स्क्रीन आउट कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिनको ईआईए की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको ईआईए की ज़रूरत नहीं है वो तो क्या हो जाएंगे, स्क्रीन आउट, वो साइड। सो ये जो फ्लो, ये जो लेवल है यहीं पे खत्म हो जाएगा उन प्रोजेक्ट का, नो ईआईए। फिर नेक्स्ट आता है, अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको ईआईए की ज़रूरत है, फिर क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में या नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज क्या है अपनी, ये वाली, दैट इज इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन, दैट इज आई ई ई, सॉरी आई ई ई, दैट इज आईईई, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। फिर उसका होता है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन अगर किसी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो। सो ये प्रिलिमिनरी स्टडी है बेसिकली, जैसे बोला है ना, इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली। सो दिस इज प्रिलिमिनरी स्टडी। किसके बारे में स्टडी है, दिस इज डन टू एसेस इफ देयर आर एनी सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशूज और नॉट, कि अभी क्या कंडीशन है उस एरिया की, क्या कोई सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू है या नहीं है, अभी कोई एग्जिस्टिंग इशू उस एरिया में है या नहीं है। सो उसकी प्रिलिमिनरी स्टडी उस एरिया की जहाँ पे वो प्रोजेक्ट सेटअप होने वाला है, उसको इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर कोई इशू आइडेंटिफाई होता है, सपोज करो वहाँ पे ऑलरेडी
पोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या ग्लोबल वार्मिंग उस एरिया में ज़्यादा है। सो इनिशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में अगर कोई भी इशू आइडेंटिफाई होता है, सो अगर ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट है उस इशू को ट्रिगर करेगा आगे, या ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उस एरिया में डालेगा, सो जो प्रोसीडिंग है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए की जाती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फुल ईआईए की रिक्वायरमेंट देते हैं। इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन किया उस एरिया का, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, दैट इज ईआईए रिक्वायरमेंट। फिर होगी ईआईए की रिक्वायरमेंट, देन ईआईए रिक्वायर्ड होगा। अब ईआईए रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि हमें पता चल गया है कि एक स्टेज तो ये आई कि ईआईए की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक स्टेज ये आई कि ईआईए की रिक्वायरमेंट है। सो अब जब ईआईए की रिक्वायरमेंट होगी उसमें, तो हम क्या करेंगे, ओह, जब स्क्रीनिंग करते हैं तो इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होता है, तो इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन के बाद ही कि कितना इम्पैक्ट होगा कितना नहीं होगा वो सब हम आईईई में देखते हैं। तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं ईआईए की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ईआईए की ज़रूरत नहीं है तो ये स्टेज यहीं पे ख़त्म, और अगर ईआईए की ज़रूरत है तो फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली आईईई एक तरीके से एक पैरामीटर है, ये डिसाइड करेगा कि कितना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, पॉसिबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। सो उसके बेस पे ईआईए और नो ईआईए हम एक तरीके से करते हैं। सो देन हमारे पास सेकंड ईआईए रिक्वायरमेंट, अगर ईआईए की रिक्वायरमेंट है, सो देन नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं, दैट इज स्कोपिंग। सो स्कोपिंग में क्या होता है, इस स्टेप में ये आइडेंटिफाई करता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज को, कि क्या मेन कंपोनेंट में क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, और ये डिटरमाइन करता है कि ईआईए का जो फोकस होगा, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो हम करेंगे, किसके ऊपर मेन फोकस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए की। तो कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए में हमने बहुत सारे कंपोनेंट पढ़े, जैसे वाटर, एयर, नॉइज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो बहुत सारे कंपोनेंट हमने पढ़े जिन पे हम स्टडी करते हैं। बट जब ईआईए की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो स्कोपिंग ये एक तरीके से डिटरमाइन करेगा कि मेन जो फोकस होगा ईआईए का वो किस कंपोनेंट पे होगा, और इट इन्वॉल्व्स द लिस्टिंग ऑफ एरियाज ऑफ कंसर्न बेसिकली, कि क्या-क्या मेजर एरियाज़ हैं जो अंडर कंसर्न हैं, जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट की संभावना है। जैसे सपोज़ करो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या कोई भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या कोई इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है, तो वहाँ से जो पॉसिबल जो टॉक्सिकेंट रिलीज़ होंगे वो रिलीज़ होंगे। अगर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो इफ्लुएंट रिलीज़ होगा, है ना? सो वो लैंड और वाटर में जाएगा, तो मेजर एरिया जो कंसर्न के हैं वो लैंड और वाटर हैं। सपोज करो कोई इंडस्ट्री है जहाँ से एग्जॉस्ट एमिशन, जैसे सपोज करो यू कैन से ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो ईंट बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, सीमेंट इंडस्ट्री। सो वहाँ से एयर पोल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो वहाँ के लिए एरिया ऑफ कंसर्न है एयर इन्वायरमेंट। सो स्कोपिंग में हम यही देखते हैं कि एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, तो फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। सो दिस इज इन स्कोपिंग। उसके बाद आते हैं हम इम्पैक्ट एनालिसिस पे। इम्पैक्ट एनालिसिस द नेक्स्ट स्टेज। इम्पैक्ट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इम्पैक्ट एनालिसिस है, तो समथिंग की कोई इम्पैक्ट जो होगा उसको हम एनालाइज करने वाले हैं। सो इम्पैक्ट एनालिसिस क्या करता है कि एक डिटेल्ड एनालिसिस करता है, एक डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करता है, ये समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होगा वो तो हमें पता चल गया स्कोपिंग में, किस कंपोनेंट पे होगा वो भी पता चल गया, बट किस तरीके से और किस मैकेनिज्म से होगा, तो जो डिटेल्ड स्टडी होगी वो इम्पैक्ट एनालिसिस से होगी। सो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर की स्टडी आ जाती है, जैसे एयर इन्वायरमेंट, वाटर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन कम्युनिटीज़। सो अलग अलग एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में ये क्या करता है, स्टडी करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अफेक्ट होने की। फिर नेक्स्ट स्टेज में अगर हम जाएँ तो दैट इज़ मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट। अब हम जब हमने इम्पैक्ट को एनालिसिस कर लिया है, जब हमें ये पता चल गया है कि क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं किसी भी प्रपोज़्ड प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट पे, तो उसके बाद हम करते हैं मिटिगेशन। मतलब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या-क्या उसके अल्टरनेटिव हम सजेस्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद हम कुछ ऐसे मेजर्स डेवलप करते हैं जो कि अवॉइड करे, कम करे या रिड्यूस करे, या मैनेज करे नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो भी हमने ऊपर होने वाली स्टेज में देखे हैं। तो जो भी इम्पैक्ट एनालिसिस में हमें हमने फाइंड आउट किए हैं इम्पैक्ट्स, या जो भी हमने नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल पे होने वाले इम्पैक्ट को एनालिसिस किया है, तो नेक्स्ट जो स्टेज है मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट, इसमें हम ऐसे मेजर्स और ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं
जो कि नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करे, उसको रोके या उसको मैनेज करे। और इसका जो मेन गोल होता है मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट का, इसका मेन गोल यही होता है कि किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंट पे हार्म को। तो जो भी नुकसान होने वाला है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट में हमने ये देखा। नेक्स्ट स्टेज में हम फिर जाते हैं, तो ये आता है प्रिपरेशन ऑफ ईआईए रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम ईआईए रिपोर्ट एक तैयार करते हैं, क्योंकि अभी हमें कहीं ना कहीं एक बेसलाइन डेटा भी पता चल गया है, इम्पैक्ट के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका है, और हमने मिटिगेशन मेजर्स भी उसके सजेस्ट कर दिए हैं। तो फिर हम एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, दैट इज़ ईआईए रिपोर्ट। तो सभी जो फाइंडिंग्स है, जो भी हमने एनालिसिस से और मिटिगेशन स्टेप से जो भी हमारी फाइंडिंग्स आई हैं, they are compiled in a report. So they are basically arranged, they are basically compiled in a report format. सो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं ईआईए रिपोर्ट, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। एक कंप्लीट ओवरव्यू प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोजेक्ट के होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के, प्लस उसके जो सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन सजेस्ट हम कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हम फिर उसमें इम्प्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में। सो दैट इज़ ईआईए रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम जाते हैं, दैट इज़ ईआईए रिपोर्ट करने के बाद दैट इज़ रिव्यू। सो रिव्यू में क्या होता है कि जो ईआईए रिपोर्ट है उसको रिव्यू किया जाता है किसके द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा। सो बेसिकली हमने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जिसमें हमने पॉसिबल इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस भी बताए। फिर उसके बाद अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये सॉल्यूशन सही है, नहीं है, इम्प्लीमेंट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। सो ये तो एक्सपर्ट्स को पता होगा ना। सो उस एरिया से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट है, किस एरिया से रिलेटेड, जिस भी कंपोनेंट पे ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, सो उस एरिया के कुछ एक्सपर्ट होते हैं, प्लस जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ है, इम्पैक्ट असेसमेंट जो भी अप्रेजल कमेटी होती है, उसमें वो 12 to 15, हमने ऊपर भी बात की थी, 12 to 15 एक्सपर्ट की एक कमेटी होती है। तो वो जो ईआईए रिपोर्ट है वो उनके द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा क्या की जाती है, एनालिसिस उसका किया जाता है, रिव्यू उसका किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि इट मीट्स द रिक्वायरमेंट एंड एड्रेस ऑल द कंसर्न। ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ, जो ये प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ है, या जो ये प्रोजेक्ट लगने वाला है, या जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये सभी एरियाज़ को कवर कर रहा है, जो भी मेजर एरियाज़ है कंसर्न के उनको। और जो भी रिपोर्ट में चीज़ें मेंशन होनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है, वो सब मेंशन है। अब यहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है रिव्यू में, और स्कोपिंग में भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में ओकर हेयर। इसके अलावा अगर हम देखें, फिर ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि बेस्ड ऑन द रिव्यू, जो भी ऊपर रिव्यू हुआ है, जो भी डिसीजन किया गया है, जो भी डिसीजन बनाया गया है, तो बेस्ड ऑन दैट डिसीजन दो चीज़ें होंगी। या तो वो रिपोर्ट अप्रूव्ड हो जाएगी, है ना, कि ओके है रिपोर्ट, आपने सारी चीज़ें मेंशन की हैं, सारे सॉल्यूशंस मेंशन किए हैं, सारी पॉसिबल चीज़ें आपने कवर कर दी हैं, तो या तो वो अप्रूव होगी, या तो वो नॉट अप्रूव्ड होगी। ओके। सो दो स्टेजेस में जाएगी, वो अप्रूव्ड होगी या तो वो नॉट अप्रूव्ड होगी। अच्छा, अप्रूव्ड अगर होगी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है वो सभी इन्वायरमेंटल और लीगल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सो उसको हम आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए भेज देंगे। सो ये तो हुआ अप्रूवल में। नेक्स्ट है नॉट अप्रूव्ड। अगर अब अप्रूव नहीं हुई है, सो अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, और उसको रिवाइज होने की ज़रूरत है, चीज़ें ऐड होने की ज़रूरत है उसमें से, उसको रीडिज़ाइन होने की ज़रूरत है, और उसको रीसबमिट होने की ज़रूरत है, तो हम उसको नॉट अप्रूव्ड कर देते हैं, वो नॉट अप्रूव्ड हो जाती है। मतलब हम नहीं करते हैं, अथॉरिटीज़। सो वो नॉट अप्रूव्ड हो जाती है। सो उसके बाद जब वो नॉट अप्रूव्ड हो जाती है, उसके बाद उसमें क्या होता है, रीडिज़ाइनिंग, उसको वापस से चीज़ें उसमें ऐड की जाती है जो भी मिसिंग है, और उसको रीसबमिट किया जाता है। तो ये तो डिसीजन मेकिंग में हुआ कि अगर वो अप्रूव नहीं हुई है, तो ये तब का प्रोसीजर है। अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है, देन अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज में जाती है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट ईआईए मॉनिटरिंग। सो मतलब ये अप्रूव्ड हो जाती है, उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस यानी ईसी मिल जाएगा फिर। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर रिपोर्ट अप्रूव्ड हो गई, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप उस प्रोजेक्ट को उस एरिया में सेटअप कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग जो है वो एंश्योर की जाएगी प्रोजेक्ट की। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंश्योर करेगी कि जो प्रोजेक्ट है वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, सारे मिटिगेशन मेजर को अप्लाई कर रहा है, और ईआईए प्रोसेस के दौरान। सो ईआईए प्रोसेस के दौरान जो वो प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा होगा, तो क्या होता है कि उसकी टाइम टू टाइम पीरियोडिक मॉनिटरिंग होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि हमने जो मिटिगेशन मेजर्स और मैनेजमेंट
बताए हैं या जो रिपोर्ट में मेंशन है, क्या वो एक्चुअली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है? क्या वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मिनिमाइज़ कर रहा है एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट को? सो ये सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए क्या वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ हैं। सो इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, पोस्ट एआईए मॉनिटरिंग की जाती है और मिटिगेशन मेजर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सो एआईए प्रोसेस के दौरान उन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए पोस्ट एआईए मॉनिटरिंग की जाती है। सो ये तब की बात है जब अप्रूवल दे दिया जाता है रिपोर्ट को। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, दैट इज़ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, ये हमने मिस कर दिया है, इसको हमने नहीं देखा। सो जो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी रिव्यू पूछे जाते हैं, उनके उनके भी कमेंट्स लिए जाते हैं। सो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पे मेंशन होता है, वहाँ पे होता है। और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि दिस कैन अकर एट वेरियस स्टेजेस, जैसे कि स्कोपिंग स्टेज में, इसके अलावा रिव्यू स्टेज में भी पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये 2 स्टेजेस और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड टू कंसीडर कम्युनिटी कंसर्न। अब वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, अब अगर कोई प्रोजेक्ट हम सेटअप करने वाले हैं, कोई यू कैन से रेलवे ट्रैक बनाने वाले हैं, या फिर कोई मॉल सेटअप करने वाले हैं, या कोई पेट्रोलियम पंप हम वहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं, या डैम बनाने वाले हैं, तो वहाँ के जो पब्लिक कम्युनिटी है उन्हीं को उससे प्रॉफिट होगा और कहीं न कहीं लॉस भी होगा। तो इम्पैक्ट उन पे भी होगा, उसका स्टेक होल्डर्स पे भी होगा, वहाँ के लोकल कम्युनिटी पे होगा। तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, उनके कमेंट लेना, उनके रिव्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी कंडीशन में वहाँ की जो पब्लिक कम्युनिटी है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उनको हमें यू कैन से कि वहाँ से स्थानांतरण जिसे बोला जाता है, यू कैन से व्हाट इट्स द इंग्लिश टर्म ऑफ दैट थिंग, डिस्टेबलाइज या डिसेटल्ड। सो उनको रीसेटल किया जाए कहीं और पे, या डिसेटल किया जाए, मतलब वहाँ से उनको हटा के किसी और जगह पे उनको एक पीस ऑफ लैंड दिया जाए। सो वो सब चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सेटलमेंट। तो इसके लिए उनका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है कि, और हो सकता है कि उनके कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या हेरिटेज साइट जिससे वो बहुत कनेक्टेड हैं, वो हैं, कल्चरल चीज़ें वहाँ पे हैं, जिस जगह पे हम प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। तो मे बी हो सकता है कि पब्लिक आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, कि उन चीज़ों को हटाया जाए या उनके घरों को वहाँ से हटाया जाए। सो इसलिए पब्लिक कमेंट और पब्लिक जो इन्वॉल्वमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है। सो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, दैट इज़ जो नर्मदा नदी पर जो डैम बना था, नर्मदा जो रिवर है वहाँ पे जब डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था, सो डैम के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने एक तरीके से रिवॉल्यूशन किया था। और क्योंकि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और डैम की वजह से जो डीसेटलमेंट है, लोगों का डीस्टेबलाइजेशन है, वो हो रहा था, काफ़ी सारे लोगों के घर जो है जा रहे थे, वहाँ की जगह मतलब वहाँ का जो एरिया है उसको लिया जा रहा था। सो पब्लिक आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, और इसीलिए उन्होंने विद्रोह भी किया और बहुत उन्होंने आंदोलन भी इसके चलाए। सो इसीलिए आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पब्लिक का जो रिव्यू है वो ज़रूरी हो जाता है प्रोजेक्ट सेटलमेंट में, क्योंकि वो उन्हीं की जगह है, वहाँ पे उन्हीं के लोग रहते हैं। सो दैट इज़ द बिग थिंग। सो इसलिए पब्लिक इन्वॉल्वमेंट टिपिकली अकर्स एट दिस पॉइंट। सो इट में ऑल्सो अकर एट एनी अदर स्टेज ऑफ एआईए प्रोसेस, बट मेन स्कोपिंग एंड रिव्यू है। So yes, this is public involvement. This is public indulgement. Here you can say public participation of local communities or stakeholders. So this is these are the stages of EIA, जिसमें जो EIA प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है उस एरिया में, उसको ईसी भी मिल जाता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको मिल जाता है। आफ्टर आफ्टर होल दैट प्रोसेस ऑफ EIA, तो उसको ईसी जब मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जब मिल जाएगा अथॉरिटीज़ से, तो देन हम उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। So this is overall thing that is in stages of EIA process, जिसमें हमने इसको एक बार और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट होती है स्क्रीनिंग प्रोसेस, और स्कोपिंग है नेक्स्ट हमारे पास। देन इसको हम वापस से एक बार रिव्यू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें रेड पेन से एनोटेशन हो गई हैं, सो वी विल जस्ट रिमूव द एनोटेशन ताकि
चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हों। ओके, नाउ आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू। नाउ वी विल रीड इट अगेन। Okay, so starting from first one, ओके सबसे पहले होता है प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन। जो भी प्रपोजल है उसको प्रपोज किया जाता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे ये सेटअप करना है, बेसिकली दिस इज। नेक्स्ट होती है उसकी स्क्रीनिंग की, उसको ईआईए की ज़रूरत है या नहीं है। स्क्रीनिंग में हम करते हैं ओवरऑल जो बेसलाइन डेटा है बेसिकली वो कलेक्ट करते हैं कि उस एरिया में अभी क्या कंडीशन है और क्या क्या हम एक तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसके हो सकते हैं। तो अगर उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, अगर उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जब सेटअप होगा उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर ज़्यादा नहीं है या सीवियर नहीं है, तो हम उसको नो ईआईए की कैटेगरी में डाल देते हैं, मतलब ईआईए की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है, ख़त्म। तो यहीं पे ही हो जाता है क्लोज। बट व्हाट अबाउट दैट कंडीशन की इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन हमने किया, यानी आईईई हमने किया, और हमने देखा कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसके काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने वाले हैं, काफ़ी सीवियर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो हम उसे डालते हैं सेकंड कैटेगरी में कि जहाँ पे ईआईए की रिक्वायरमेंट होती है, ईआईए की ज़रूरत होती है। जब ईआईए की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फिर आगे फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर उसमें करेंगे। फिर हम करेंगे स्कोपिंग। स्कोपिंग के बाद होगा उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कि क्या-क्या, किन-किन कंपोनेंट पे इम्पैक्ट होने वाला है उसका। जब हमने इम्पैक्ट देखा तो हम फिर प्रपोज़ करेंगे सॉल्यूशन कि क्या-क्या अल्टरनेटिव हम सजेस्ट कर सकते हैं। जब जब स्कोपिंग होगी तो भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो भी पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन कैटर किया जाएगा। और फिर जब हमने इम्पैक्ट एनालिसिस किया, जब हमने सॉल्यूशन को भी एक तरीके से मेंशन किया, तो हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं सारी चीज़ों को मेंशन करके, जिसको ईआईए रिपोर्ट बोला जाता है। ईआईए रिपोर्ट जब प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद अथॉरिटीज़ या जो भी यू कैन से एक्सपर्ट होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं कि सारी चीज़ें मेंशन है कि नहीं है, सारे एरियाज़ को ये कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो रिव्यू होता है एक्सपर्ट के द्वारा, एक डिसीजन पे आया जाता है, एक डिसीजन मेकिंग किया जाता है। और वो जो डिसीजन है उसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि या तो वो रिपोर्ट अप्रूव्ड होगी, टिक, और या तो वो रिपोर्ट नॉट अप्रूव्ड होगी। मतलब कि जो रिपोर्ट है उसको वापस से आपको क्या करना है, रीडिज़ाइन करना है, जो-जो भी चीज़ें उसमें मिसिंग हैं उनको लेके, जो-जो भी सॉल्यूशंस उसमें मिसिंग हैं उनको लेके, और आपको उसे रीसबमिट करना है। तो ये हो गई आपकी, अगर वो नॉट अप्रूव्ड है तो। और अगर वो अप्रूवल उसे मिला है, अगर वो अप्रूव्ड है तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है प्रोजेक्ट का। और प्रोजेक्ट के दौरान पोस्ट ईआईए मॉनिटरिंग होती है, और टाइम टू टाइम जो है ईआईए मॉनिटरिंग होती है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी आपने रिपोर्ट में मेंशन किया है, मिटिगेशन मेजर्स और इम्पैक्ट, क्या वैसे ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या उनके सॉल्यूशन को आप इम्प्लाई कर रहे हो, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या सारी चीज़ें ऑन द वे हैं, और क्या इन्वायरमेंट हार्म नहीं हो रहा है। तो उन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए हम पोस्ट ईआईए मॉनिटरिंग करते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ईआईए। जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जो भी मॉनिटरिंग होती है टाइम टू टाइम, तो वो ये कंट्रीब्यूट करता है कि जो ईआईए है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, फ्यूचर में वो काम करेगा, वो प्रोजेक्ट उसी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट होगा, और फ्यूचर में वो हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसी तरीके के इम्पैक्ट वो होंगे, और उसके सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो ज़्यादा सीवियर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होगा। सो बेसिकली इट इज़ फॉर जस्ट टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन दैट एरिया, or on the local communities at every aspect, like social, economical और environmental। so हर aspect पे उसका कम से कम environmental impact हो। so these are the stages in EIA process। thank you for listening me so patiently। um, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस प्रोसेस और किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप staying curious and keep asking question to me। I will be more than happy to cater your question, क्योंकि उससे मेरी भी नॉलेज इन्हांस होती है। एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन टूडेज क्लास, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू से कि पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रिवाइज़ करते रहिए चीज़ों को, क्योंकि रिवीजन से क्या होगा कि एक ना एक दिन आपको, जब आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपका माइंड जो है वो ग्रैस्प करना स्टार्ट कर देगा चीज़ों को, और फिर आपके टिप्स पे होंगी चीज़ें। विद दिस नोट आई वांट टू वाइंड अप द क्लास। थैंक यू।